रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। जम्मू कश्मीर मसले को लेकर 24 जून को पीएम ने बुलाई बैठक। सर्वदलीय बैठक पर तमाम दलों की रहेगी नजर। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और सीपीआईएम को भेजा न्योता। महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और रविंद्र रैना ने की निमंत्रण की पुष्टि। पीएम मोदी की मीटिंग से बौखलाया पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में चुनाव की आहट से बढ़ी पाकिस्तान की बेचैनी। ईरान में चुनाव हुए मुकम्मल। इब्राहिम रईसी बने अगले राष्ट्रपति। अगस्त में लेंगे पद की शपथ। 62% वोटों के साथ जीत दर्ज करने के बाद रईसी बने देश के 13वें राष्ट्रपति। इब्राहिम ने जीत के बाद ईरानियों का किया शुक्रिया अदा। बोले आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की रहेगी पूरी कोशिश। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को पीएम नरेंद्र मोदी देशवासियों को करेंगे संबोधित। कोरोना महामारी के मद्देनजर टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी रहेंगे मौजूद। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग द्वारा भी होगा योग का सजीव प्रदर्शन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की नोडल एजेंसी आयुष मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस साल स्वास्थ्य के लिए योग होगी मुख्य थीम। राजस्थान में नहीं सुलझ रहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच का सियासी झगड़ा। अब गहलोत का नया दांव। निर्दलीयों और बसपा से आए कांग्रेस में विधायकों की बुलाई बैठक। कांग्रेस आलाकमान पर दबाव डालने की कवायद। इस मीटिंग में वर्तमान सियासी हालात, मंत्रिमंडल विस्तार और सियासी नियुक्तियों को लेकर होगा मंथन। एलजेपी में जारी है चाचा भतीजे में गतिरोध। चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में संसदीय दल का नेता घोषित किए जाने को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से की मुलाकात। चिराग ने कहा यह है गैर कानूनी। हमारी पार्टी का संविधान इस बात की नहीं देता इजाजत। लोकसभा स्पीकर से फैसले की समीक्षा करने की अपील। नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। शुरुआत चर्चा की करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके की बैठकों का दौर जारी है 24 जून से पहले, उनमें से यह मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं और इस बैठक में जम्मू कश्मीर के तमाम जो दल हैं वो हिस्सा लेंगे। इसको लेकर जम्मू कश्मीर के तमाम दलों ने भी जो लगातार मंथन का दौर जारी है और तमाम दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है और सर्वदलीय बैठक होनी है। और इस बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कयासों के जो बाजार हैं वो गर्म हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से वहां पर जो स्थिति फिलहाल मौजूदा स्थिति है कोरोना को लेकर, उस पर चर्चा हो सकती है या फिर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है। कई तरह की बातों को लेकर जो अफवाहों का बाजार गर्म है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक वहां पर चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं दिल्ली से। राजीव, प्रधानमंत्री आवास पर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट है, विस्तार से बताएं।
राजीव, आवाज मिल रही है क्या आपको हमारी? राजीव से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास पर यह बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है इस वक्त, और इस बैठक में खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, और इसी के साथ ही आपको यह भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर में भी जो राजनीतिक दल हैं उनका जो मंथन का सिलसिला है, दौर जो है वो लगातार जारी है। और इसके साथ ही तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी का और केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। 370 को हटे करीब 2 साल पूरे हो चुके हैं, और 2 साल से लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि राज्य में लेकर कोई केंद्र सरकार कोई फैसला लेगी, लेकिन अब सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है। लेकिन साथ में आपको यह भी बताते चले कि अलग अलग तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, प्रधानमंत्री आवास के बहुत महत्वपूर्ण बैठक वहां पर चल रही है, क्या कुछ ताजा अपडेट एक बार विस्तार से बताएं। इसी बिल्कुल बताया, जिस तरीके से बात करें प्रधानमंत्री आवास से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी और राजनाथ सिंह और अमित शाह जी तीनों की बैठक चल रही है, और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं क्योंकि कश्मीर का जो मुद्दा है उसको लेकर कहीं ना कहीं बड़ी बैठक की जा रही है और बड़े ही फेरबदल किए जा सकते हैं। मगर देखना होगा कश्मीर के मुद्दे को लेकर को अभी भी अटकलें लगाई जा रही थी धारा 370 हटाने के लेकर, वो क्या कितनी क्लियर होंगी और कितने बड़े फेरबदल किए जा सकते हैं कश्मीर को लेकर। जी और राजीव, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि आज सुबह ही जम्मू कश्मीर में जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने भी बैठक की थी, स्वागत किया था सरकार के फैसले का। क्या लग रहा है कि उस पर भी विचार हो सकता है, और क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं आखिरकार जिसमें अभी चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कश्मीर के अंदर भी जो बैठक की गई थी बड़े नेताओं की, वो भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का जो फैसला था उसको कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उस पर सराहना भी की गई है। मगर देखना होगा आज सीएम महबूब मोदी के ऑफिस प्रधानमंत्री आवास पर जो बैठक की जा रही है उससे कितना बड़ा कश्मीर को फायदा होगा, और कश्मीर के हक में ही इस तरीके की बैठक की जा रही है, और इससे कहीं ना कहीं बड़े फायदे हो सकते हैं कश्मीर के अंदर। कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आप नजरें बनाए रखिए। तो ये बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर, खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। अब बात अपने मुद्दे की करेंगे। दरअसल कोरोना से मरने वाले सभी लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने में मोदी सरकार ने असमर्थता जताई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में मोदी सरकार ने बताया कि इस तरह का भुगतान राज्यों के पास उपलब्ध स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से होता है। अगर राज्यों को हर मृत्यु के लिए 4 लाख रुपए के भुगतान का निर्देश दिया गया तो उनका पूरा फंड खत्म हो जाएगा। इसके कोरोना से निपटने की जो तैयारियां हैं उस पर एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। चक्रवात, बाढ़ जैसी जो आपदाएं हैं उनसे लड़ पाना भी असंभव हो जाएगा। मोदी सरकार ने कहा कि इस वित्त वर्ष में राज्यों को 22,184 करोड़ रुपए एसडीआरएफ में दिए गए हैं। इसका एक बड़ा हिस्सा कोरोना से लड़ने में खर्च हो चुका है, और इसके साथ ही केंद्र ने 1.75 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया था। इसमें गरीबों को मुफ्त राशन के अलावा वृद्ध, दिव्यांग, असमर्थ महिलाओं को सीधे पैसे देने, 22.12 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देने जैसी कई बातें शामिल हैं। इस समय केंद्र और राज्यों को राजस्व की खासा कमी जो देखनी पड़ रही है, और आपको यह भी बता दें कि ऐसे में कोरोना से हुई 3,85,000 मौतों के लिए 4-4 लाख रुपए का भुगतान करना आर्थिक रूप से बहुत कठिन है। राज्यों को इसके लिए बाध्य किया गया तो आपदा प्रबंधन के दूसरे अनिवार्य कार्य प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि 11 जून को ही सुनवाई में केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि मुआवजे की मांग पर विचार चल रहा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए 10 दिन का समय देते हुए 21 जून को अगली सुनवाई की बात कही थी। अब सुनवाई से पहले दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया कि इस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है। केंद्र ने यह भी कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए को यह अधिकार है कि वो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मुआवजे के भुगतान पर निर्देश दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई पुराने फैसलों में यह कह चुका है कि वो एनडीएमए के इस अधिकार में दखल नहीं देगा। इस बार भी ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से अब केंद्र सरकार ने हलफनामे में जो इनकार किया है मुआवजे से, इससे लाखों लोग जो हैं, लाखों करोड़ों जो लोग हैं जो पीड़ित हुए हैं इस कोरोना से, जिन लोगों के परिवार के मुख्य सदस्य जिनकी मौत हो गई है, उन लोगों को यकीनन एक बड़ा झटका लगा है।
अब चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बताएं कि बड़ी और महत्वपूर्ण खबर दिल्ली से, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दिल्ली में भूकंप के झटके रिएक्टर स्केल पर 2.1 की तीव्रता से महसूस किए गए हैं। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि दिल्ली शहरवासियों ने भी ये अब कंपन महसूस की है। आपको यह भी बताते चले, भूकंप का केंद्र नई दिल्ली से 8 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में था। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर एएनपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। किसी तरह के नुकसान की हालांकि जानकारी अभी तक दिल्ली से नहीं आई है, लेकिन ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी रिएक्टर स्केल पर 2.1 की तीव्रता रही है। और इसी के साथ आपको बताएं कि इस हफ्ते देश में कई जगहों पर यह भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। गुजरात की हम बात करें तो गुजरात के कच्छ में भी अभी 3 दिन पहले ही वहां पर जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 4 से ज्यादा थी। लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली में भी ये भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसकी तीव्रता 2.1 आंकी गई है। और इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के परिवार के मुख्य सदस्य चले गए, उनकी निधन हो गया, उसके बाद पूरा परिवार बिखर चुका है और उन लोगों को सरकार किसी तरह की मदद नहीं दे पाएगी, आर्थिक मदद नहीं कर पाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ आलोक वत्स जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सीके ठाकुर हमारे साथ हैं, कांग्रेस से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ईशान त्यागी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर एएनपी न्यूज पर। सबसे पहले सीके ठाकुर जी, रुख में आपका ये करना चाहूंगा, केंद्र सरकार ने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि वो असमर्थ हैं 4-4 लाख रुपए का मुआवजा उन लोगों को देने में जिन लोगों के परिजनों की कोरोना से मौत हुई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? जी नमस्ते जितेंद्र जी। मैं बताना चाहता हूं कि यह जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, इन्होंने, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रजातंत्र को बिल्कुल खो दिया है। ये पूरी तरह से व्यावसायिक रूप में इस देश को देख रहे हैं। देश की जनता के साथ इनकी कोई सिंपैथी नहीं है। एनडीआरएफ की तरफ से, एसडीआरएफ की तरफ से इनको हर तरह से मिला जुला करके सबको मुआवजा देनी चाहिए, लेकिन जब मुआवजा देने की बात आई, ये कहते कुछ है करते कुछ है। इसलिए इस सरकार से उम्मीद करना बेकार है। मैं तो कहता हूं कि इन सरकार को यदि सरकार चलाने नहीं आता तो इनको इस्तीफा दे करके एक नई सरकार का गठन करें, एक दूसरे प्रधानमंत्री जी का तलाश करें। मैं बार बार कह रहा हूं इन लोगों से चलने वाला नहीं है देश। ठीक है, ठीक है। आलोक वत्स साहब का मैं रुख करना चाहूंगा। आलोक वत्स साहब, ये जो लगातार उम्मीद यही की जा रही थी कि जो लाखों करोड़ों परिवार हैं जो पीड़ित हुए हैं कोरोना से, उनको थोड़ी मदद मिल पाएगी। उनके जो परिवार के प्रधान हैं, उनके निधन हो चुका है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, पूरा परिवार बिखर चुका है। उन लोगों के लिए आप लोग मदद नहीं कर पा रहे, मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं सर। देखिए, मुआवजा नहीं देना हमारी आर्थिक मजबूरी के कारण है, क्योंकि जो पैसे एसडीआरएफ में खर्च हुए हैं उसका भी आकलन करें। पहले स्टेट 35% खर्च करता था, बाद में उसको बढ़ा के 50% कर दिया गया। उसके बाद जिस तरीके से आपदा को निपटने में खर्चे हुए हैं, 50 लाख बिलियन डॉलर बाहर भेजा गया है कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए। ये जिन जिन कंपनियों से सौदा हुआ है उस सबको एडवांस पेमेंट गया है, और टैक्स कलेक्शन उस रूप में नहीं आया है या उसको डिलेड टैक्स कलेक्शन हुआ है। उसके अलावा हम लोगों ने एसडीआरएफ के अलावा भी हम लोगों ने स्टेट्स को पैसे दिए हैं समय समय पर। तो इन हालातों में आगे तीसरे लहर की भी तैयारी करनी है, इसके लिए भी पैसे चाहिए, इसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए। अब कितनी बुरी स्थिति थी उसको किस कदर हमने स्थिर किया है लाकर, काफी हद तक एक तरीके से कंट्रोल में आया है। ये जितनी चीजें कंट्रोल में आई है उस पर पैसे खर्च हुए हैं। कोई वर्कर कोविड में काम करने को तैयार नहीं था, सबको हेल्थ इंश्योरेंस कराया गया 50-50 लाख का। उसमें करीब 450 करोड़ रुपए के लगभग आसपास 2-4 करोड़ ऊपर नीचे खर्च हुए हैं। ये सब पैसे जो गए हैं इन चीजों में, ये करीब 22 लाख वर्कर्स को जो कोविड वर्कर्स थे, तो ये सब पैसे तो स्टेट स्टेकर से ही खर्च हुए हैं। उसके अलावा जो हमने राशन मुहैया कराया है उसमें 1 करोड़ 75 करोड़ खर्च हुए।
तो ये सब पैसे को इकट्ठा करना और इसको चैनलाइज करना, और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये आपदा जो नेचुरल डिजास्टर कैलेमिटी होती है उसके तहत फ्लड हो या अर्थक्वेक हो उसमें मुआवजा देने का प्रावधान है जी। ये कोविड में देने का प्रावधान नहीं है इसमें। ठीक है, इसको कोर्ट में ले गए हैं लोग, ठीक है, आगे सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई होने वाली है, कल होनी है सर। जो फैसला आएगा उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन अभी जो हमारी परिस्थिति है, जो हम गियर अप कर रहे हैं थर्ड वेव से भी लड़ने के लिए, उसके लिए भी पैसों की आवश्यकता है। उस अनुपात में टैक्स कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। नहीं, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी कलेक्शन आप लोग कर रहे हैं। व्हाट्सएप पहला कमेंट है, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन ईशान त्यागी जी का रुख करता हूं मैं। ईशान त्यागी जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आपने तो देखा कि लोगों के जो परिवार के जो प्रमुख थे, मुखिया थे, उनकी जान चली गई। उस तरीके से किस तरीके से उनका पूरा परिवार तबाह हो चुका है। वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको आर्थिक मदद नहीं मिलेगी केंद्र से। जी, दुष्यंत कुमार जी एक प्रसिद्ध कवि थे, उनकी 2 लाइनें मैं पढ़ देता हूँ। मैं अक्सर टीवी डिबेट पे इसको पढ़ता हूँ। जी, हेलो जी जी, ईशान जी अपनी बात पूरी करें। जी, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर भर के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई थी वो ये बोलकर आई थी प्रत्येक व्यक्ति को हम देश में 15 लाख रुपए देंगे। आज वो 4 लाख रुपए नहीं दे पा रहे हैं। दूसरी बात ये है, अभी हमारे जो आलोक जी हैं, आलोक जी ने ये बोली कि राजस्व जो है, जो टैक्सेस हैं, उसका कलेक्शन कम है। तो मैं आलोक जी को बता देता हूँ कि जो अप्रैल में कलेक्शन हुआ है टैक्सेस का, वो सबसे ज्यादा आज तक का जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो सबसे ज्यादा हुआ है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि और मैं फंड बता देता हूँ कहाँ से आ सकते हैं। 1 लाख करोड़ जो हमारी केंद्र सरकार है उसने रिजर्व बैंक से लिए हैं। दूसरी चीज कि जो पेट्रोल से जो 33% एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट हो रही है वो कहाँ जा रही है। तीसरी बात कि जो पीएम केयर फंड में जो हम भारतीयों ने सबने एक भावुक होके पैसा डाला था कि हम जो हमारी महामारी है उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी को या फिर केंद्र की सरकार को अपना एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं टैक्सेस के अलावा, वो पैसा कहाँ है, उसकी अकाउंटिंग क्यों नहीं हो रही है। अब आप आइए बात पे 4 लाख रुपए की बात पे। देखिए, जो टोटल केसेस हैं, जो डेथ के केसेस हैं पूरे देश में, वो 3,85,000 के आसपास है। मान लीजिए वैसे तो ये नंबर कम है, हालांकि चलिए, बट इसी सरकार के द्वारा जो कम से कम जारी किए गए वो यही है, वो 3,85,000 है। ठीक है, उसको आप 4 लाख से मल्टीप्लाई करिए प्रत्येक, अगर आप किसी घर में दे रहे हैं तो वो बनता है 1540 करोड़ के आसपास, या 16 करोड़ मान लीजिए, 1600 करोड़ मान लीजिए। तो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है हमारा आलोक जी, वो 20,000 करोड़ या 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इन जगह पैसा वेस्ट करने से, ऐसी जगहों में पैसा वेस्ट करने से अच्छा है कि आप 8% उसका पूरे देश के जो लोग जिनकी डेथ हुई है उनको दे दीजिए। कम से कम जिस व्यक्ति के घर से जो प्रमुख व्यक्ति जो पैसे कमाता था उसकी मृत्यु हुई है, कम से कम उस व्यक्ति को घर चलाने का मौका तो मिलेगा। बहुत बड़ी बात तो यहाँ पे है कि देखिए, जो स्पेंडिंग है, अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी, गवर्नमेंट लोग जेब में पैसे डालेगी, तभी जाके देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और देश की इकोनॉमी बूम करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने ईशान जी, बहुत बड़ी बात कही। मैं ठाकुर साहब का रुख करूं, लेकिन उससे पहले एक बार इस पर आपका कमेंट लेता हूं। व्हाट्सएप बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर इतनी भारी संख्या में, इतना भारी मात्रा में पैसा खर्च कर रहे हैं, और जब आपसे कहा जाता है कि उस पैसे को आप वैक्सीन में इस्तेमाल कीजिए, लोगों के लिए इस्तेमाल कीजिए, तो आप कहते हैं पैसे की कमी नहीं है। और जब इस तरह की स्थिति है, जब परिवार के परिवार तबाह हो चुके हैं, वो लोग पहले तिल तिल के ऑक्सीजन के लिए मरे, और अब वो उनके जो परिवार वाले हैं उनके जाने के बाद वो लोग मर रहे हैं, अब उनकी मदद आप नहीं कर पा रहे हैं। सर, उस पर बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का इस चीज से कोई संबंध नहीं है। वो प्रोजेक्ट बहुत पहले से शुरू किया हुआ है, उसको बीच में लाके रोक देना, ना हम इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और वो एक निहायत जरूरी चीज है जिसको कांग्रेस के समय ही आया था, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का मामला। ये कोई मोदी सरकार ने नहीं इसको आगे लाया है। और रही बात आर्थिक मदद की, हम उनको राशन मुहैया करा रहे हैं, स्टेट्स अडॉप्शन की तरफ वर्क कर रही है। सेंट्रल ने भी लोगों से अपील की है कि साहब इस तरीके के लोगों को आप अडॉप्ट कीजिए, और लगातार अडॉप्शन हो रहा है।
लेकिन अभी जो समस्या है कि आज तीसरी लहर की जो भयावह स्थिति लोग बता रहे हैं, देखिए उससे तैयारी करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। देखिए, आपने शुरुआत में भी आपने कहा कि तीसरी लहर, आप कह रहे हैं कि टैक्स की कलेक्शन, बहुत तमाम चीजें आप कह रहे हैं, लेकिन आपके टैक्स से ज्यादा तो आपने पेट्रोल से टैक्स से कमाई की है। जनता की जेब काटने का काम आपने तब किया जब लोगों को सबसे ज्यादा आपकी मदद की जरूरत थी वत्स साहब। और आप जो अभी आप जो बात अभी कह रहे हैं, नहीं वत्स साहब, देखिए जो बात आप कह रहे हैं, आप उस बच्चे के सामने कह पाएंगे जिसकी मां चली गई, जिसके पिता की डेथ हो गई कोरोना की वजह से, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उसको दवाइयां नहीं मिल पाई, उसको रेमडेसिविर नहीं मिल पाई, उस बच्चे को ये बात बोलेंगे आप? 8,217 करोड़ रुपया दिया जी, तो ये सब कहां से आया पैसा? ये वही पैसे की यूटिलाइजेशन की गई है ना। तो फिर आखिरकार ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है आपको सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, जिसको पूरा करना ज्यादा जरूरी है लोगों को, परिवारों को बचाने से पहले? जी, लोगों को, परिवार को बचाने के लिए ये पैसे दिए, मुहैया कराए गए हैं ना स्टेट्स को, और किस लिए दिए गए? नहीं, देखिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। ईशान जी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है, चाहे उस पर 10,000 करोड़ खर्च हो रहे हो या उस पर 20,000 करोड़ खर्च हो रहे हो या 30,000 खर्च हो रहे हो, क्योंकि आंकड़ा हर बार जो भी मंत्री इसको लेकर बात कहता है ऊपर नीचे आंकड़े हो रहे हैं, लेकिन एक बात, उस परिवार के लिए कुछ तो मदद होगी। ये कहां की ना इंसाफी होगी जी, ये तो ना इंसाफी होगी किसी चलते प्रोजेक्ट को रोक देने की बात। ठीक है, और क्यों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लाया गया, पहले ये भी तो ये समझे। हमारे जितने मंत्रालय हैं सबकी हालत कितनी जर्जर हो चुकी है, बहुत से रेंटेड जगह पे थे, और ये तो हमारे समय का नहीं है। ठीक है सर, उम्मीद करता हूं आपके इस बयान को सुन के वो बच्चा संतुष्ट हो जाएगा, जिसके माता और पिता दोनों चले गए इस महामारी में, वो संतुष्ट हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हमारे मंत्रालय की दीवारें मजबूत होनी जरूरी हैं, हम चाहे बर्बाद हो जाएं। सीके ठाकुर जी, रुख मैं आपका करना चाहूंगा। सरकार वाकई में आज देश इस हालत में पहुंच चुका है कि हम अपने लोगों की चाहकर भी मदद नहीं कर सकते, यह सरकार की मंशा ही नहीं है। सीके ठाकुर जी, ठीक है बस साहब, ठीक है सर, आपके पास आऊंगा मैं बताना चाहता हूँ जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो अभी भाई ईशान त्यागी साहब ने बताया, कैलकुलेशन दिया कि 1,600 करोड़ रुपये मात्र जी, क्या है इस सरकार के लिए? 1,600 करोड़ रुपये तो एक चुटकी में उड़ा देंगे। प्रधानमंत्री जी का जितना सिक्योरिटी में खर्च होता है, जो 7 लेयर सिक्योरिटी है उनका, जो उनका तामझाम होता है, उसमें उतने पैसे चले जाते हैं। और आज जो प्रजातंत्र है, जहां जनता के लिए हम लोग जीते मरते हैं, ये सरकार का काम है जनता का सुरक्षा करना। जनता चुन करके भेजी है उनको, और उनको 1,600 करोड़ रुपए देने की जरूरत पड़ी है तो वो देना नहीं चाह रहे, कोर्ट में हलफनामा दायर कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य इस देश का। हम लोग ऐसे प्रधानमंत्री को पहले उनका कमेंट पूरा हो जाए, उसके बाद आऊंगा बच्चा साहब आपके पास। जी सी, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि यह सरकार जो है पूरी तरह व्यवसायी बन चुकी है, हर एंगल से व्यवसाय। मंत्रालय का जो सेंट्रल विस्टा जो योजना है उसको ये पूरा करना चाह रहे हैं। जितनी सड़कें का बेवजह मरम्मत हो रहा वहां नहीं होना चाहिए था, वहां पे फिर से सड़कें बिछ रही है। तो ये सब इतने खर्च को कहीं से कटिंग करके हम उस जनता के बीच पैसा बांट सकते हैं, लेकिन ये उनको यह सुनना ही नहीं है। कभी आज दिल्ली सरकार की बात आ रही थी, उन्होंने कहा था कि मैं घर घर योजना दे रहा हूं राशन के लिए, उस पर ये उन्होंने रोक लगाने का कोशिश कर दिया, रोका। तो यह सरकार जो है पूरी तरह से समझिए कि निकम्मी सरकार है। यह काम करना नहीं चाहती, सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय और बिजनेस करना चाहती है। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है। सीके ठाकुर जी, मैं एक बात पर और आपका कमेंट लेना चाहूंगा। ईशान त्यागी जी ने बहुत अच्छी बात कही, कहा तो चिराग तय था हर एक घर के लिए, कहा चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। और ये बहुत पुरानी पंक्तियां सर। आज हमारा देश का इस हालत में पहुंच चुका है कि हम चाह करके भी अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, वो भी 4 लाख रुपए की। सीके ठाकुर जी, जी आर्थिक तौर पर हम इतने कमजोर हो चुके हैं, अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहे। सरकार की बात कर रहे हैं ना? जी, आपको लगता है कि सरकार इस तरीके से इस कंडीशन में पहुंच चुकी है? नहीं, इस कंडीशन में देखिए, इन्होंने तो जो हमारा जीडीपी है, देखिए अब स्टेट जीएसटी का पैसा जितना ये वापस नहीं कर रहे हैं जी, और जीडीपी इतना गिर गया है। पैसे तो इनके पास हैं, लेकिन अभी चुनाव करा दीजिए किसी स्टेट में, देखिए पैसे कैसे आ जाते हैं। सरकार कहीं गिराना हो किसी स्टेट में किसी दूसरे दल का, कैसे इनके पास पैसे आ जाते हैं, कहां से रिश्वतखोरी कराते हैं, कहां से पैसे देते हैं, ये सब कुछ आता है इनके पास। लेकिन हमारी गरीब जनता जो जिनकी जान चली गई, जिनके माता पिता मर गए, जो घर में, और ये कह रहे थे अभी हमारे
साहब की, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं, वो कह रहे थे कि हमने इस लहर को रोक दिया। हाँ। अपने ट्रीटमेंट से सरकार ने रोकी। ये तो स्वतः रुका है ये लहर, और फिर लहर आएगी। तो कहने का मतलब है कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं और करते भी नहीं हैं। आज उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, चुनाव की तैयारी चल रही है इनकी। हर जगह वो राम राम का नारा दे रहे हैं। अयोध्या में मंदिर फिर से बनना शुरू हो गया, अयोध्या में सब कुछ बनना। तो कहने का मतलब है मैं भी हिंदू हूँ, कांग्रेस में भी हिंदू लोग हैं, ऐसा नहीं है केवल मुस्लिमों की पार्टी है, लेकिन हम राम राम का सहारा लेकर के नहीं, प्रजातंत्र की नींव जनता है। में इस तरह की बातों को कह करके जो मेन मुद्दे हैं वो धूमिल हो चुके हैं। जो मेन मुद्दे रोजगार, महंगाई के, लोगों की जान गई है, लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, लोग उन तमाम चीजों को भूल करके इस तरह की फालतू की बातों में घुसते जा रहे हैं। आलोक वत्स साहब, रुख मैं आपका करना चाहूंगा, मंशा नहीं है सरकार की। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी, कि बार बार ये कांग्रेस के लोग राम मंदिर के बात करने लगते हैं। देखिए मैं वहां नहीं जाना इनको ये पता होना चाहिए कि राम मंदिर के आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कि वो राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया वो अच्छी बात है, स्वागत उसका, लेकिन जिस तरह की स्थिति अब हो रही है वो नहीं होनी चाहिए सर। लोगों ने आप उस बच्चे को बताइए सर, उस बच्चे को बताइए जिसको जरूरत है इस वक्त 2 वक्त की रोटी की सर। अगर कांग्रेसियों की आस्था राम मंदिर में नहीं है, नहीं देखिए आप फिर से यही तो बात है, यही तो इस तरह की चीजों से करके ही तो आज देश की जो स्थिति इस तरीके से बन चुकी है कि लोग अपने हक की बातों को छोड़ करके फालतू की बातों में ज्यादा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। नहीं वत्स साहब, मैं वहां नहीं जा रहा। वत्स साहब, प्रधानमंत्री हुआ है, वत्स साहब, आलोक वत्स साहब, सिक्योरिटी पर उंगली उठा रहे हैं। अनुभवी व्यक्ति हैं, सोनिया गांधी, इतने अनुभवी व्यक्ति हैं सर, वहां नहीं जाना हमें। सिक्योरिटी लगी हुई है, पहले उसको क्यों नहीं विड्रॉ कराते हैं? ये आलोक वत्स साहब, उसको विड्रॉ करा के एक एग्जाम्पल पेश करें, ठीक है, फिर और भी लोग अपना अपना सिक्योरिटी छोड़ देंगे। ठीक है। देखिए ईशान त्यागी जी ने जो आकलन किया, आकलन कितना सही है मुझे नहीं पता, करीब 1700-1800 करोड़ के आसपास का वो बता रहे हैं, 1700-1800 के आसपास का वो बता रहे हैं। जिस प्रोजेक्ट का आपका 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, उसकी एक बिल्डिंग की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ एक बिल्डिंग को रोक दोगे तो लोगों की, लाखों लोगों की मदद हो जाएगी, करोड़ों लोगों की मदद हो जाएगी। 3,58,000 परिवार पीड़ित हैं। हम वैसे भी कर रहे हैं जी, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कोविड के तहत मरने वालों को मुआवजा दिया जाए, तो जो आदमी कैंसर से मर रहा है, जो आदमी लिवर सिरोसिस से मर रहा है, जो हार्ट अटैक से मर रहा है, उसके भी अगर परिवार में कोई नहीं है तो उसको भी मुआवजा देना चालू कर दिया जाएगा। जब नेशनल SDRF के तहत, उसके बाद जो नेशनल मैनेजमेंट एक्ट के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2015 में जो कहा, उसके तहत मुआवजा सिर्फ अर्थक्वेक और फ्लड के कारण दिया जाना चाहिए। आप ऐसी परंपरा सेट कर दीजिए जो पैसे सिर्फ उसी में पैसे चले जाते रहे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। नहीं वत्स साहब, ईशान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं हाथ जोड़ करके विनती के साथ में। कोरोना क्या है सर? कोरोना क्या है? क्या इससे सिर्फ एक गांव, एक शहर पीड़ित हुआ है? पीड़ित है इससे। आप हिंदुस्तान की बात की क्यों कर रहे हैं? हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन कम से कम जिम्मेदारी तो आपके अपने लोगों की तो करिए। अब कुछ देशों में तीसरी लहर, ड्रैगन कोरोना का एक तीसरा रूप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, चल रहा है, मालूम है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन आप ये भी बताइए कि वहां की सरकारों ने अपने लोगों की मदद की है? डायरेक्ट पैसे उनके खातों में उन लोगों के भी डाले जो पीड़ित नहीं है। यहां जिनकी जान चली गई उनकी तो कम से कम थोड़ी मदद कीजिए सर आप। उनकी जिसकी जवान बहन बेटी है घर पर, जिसकी जवान बेटी बैठी है, वो क्या करेगी? अमेरिका और इंग्लैंड से ना करें जो विकसित देश हैं। हमारे यहाँ परिस्थितियां पाकिस्तान से कर लें सर, उनसे भिन्न है। वत्स साहब, पाकिस्तान से कर लें। पाकिस्तान से तो खैर करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चलिए ठीक है, ईशान जी कुछ कहना चाहते हैं। ईशान जी जी, हमने बात शुरू करी लोगों के भविष्य की, हमने बात करी लोगों की जो मृत्यु हुई है उनको कैसे हम मुआवजा दे सकते हैं, उनकी कैसे हम जान बचा सकते हैं। बात चली गई हम अमेरिका से अपना तुलना नहीं कर सकते, बात चली गई कि हम क्या बोलते हैं राजीव गांधी पे बात पहुंच गई, बात चली गई हम राम मंदिर पे बात गई। ठीक है, रुक जाइए, राउंड घुमाने वाले मुद्दे हैं ये सब। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आलोक जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। मतलब कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। मैं मानता हूं कि सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है वो जरूरी है, मैं मानता हूं कि वहां पे एक
हमारे जो मंत्रालय हैं एक ही जगह आने चाहिए, उससे हमारे को फायदा होगा, हमारे देश को फायदा होगा। लेकिन ये टाइम ऐसा है कि जब आप उस प्रोजेक्ट को लो प्रायोरिटी, देखिए हम प्रायोरिटाइज की बात करते हैं, अगर आप उसको हाई प्रायोरिटी देंगे इस टाइम, तो लोगों की जान को आप लो प्रायोरिटी दे रहे हैं इस टाइम। अगर आप लोगों की जान को हाई प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो मात्र 400 मजदूर काम कर रहे हैं, वो हाई प्रायोरिटी पे नहीं चल रहा है। आप ऐसे बीच में बोलेंगे ना, इनकी बात समझ आएगी ना मेरी ना आपकी। आप एक बात सुन लीजिए ईशान जी को। बचाने के लिए उस बजट को आप एलोकेट कर सकते हैं, अच्छे आईसीयूज बनाने के लिए उस बजट को आप एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है ईशान जी, आपका कमेंट मैं पूरा करवाऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है, लेकिन इससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਹੁਣ ਦੂਰਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਰਾ ਮਾਸਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ। ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹਵਾਦਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਬੰਦ, ਗੈਰ ਹਵਾਦਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਐਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है, हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं, लेकिन तीनों से एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी बारी में ही बोलें। अगर बीच में आप बोलते हैं तो आपकी आवाज सही तरीके तक नहीं पहुंच पाती है। ईशान त्यागी जी, एक बार फिर से रुख में आप ही का करना चाहूंगा। अगर आज हालात ऐसे पैदा हो गए, देश में इस तरह की स्थिति बन चुकी है कि हम अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते, कहां पर आखिरकार कमियां रही, कहां खामियां रही? देखिए, सबसे बड़ी कमी मेरे हिसाब से मोहित जी ये रही कि जब हम वेव 1 हुई पूरे देश में, मैं मानता हूं उस टाइम किसी को कोरोना के बारे में कुछ नहीं पता था, ना सरकार को पता था, ना साइंटिस्ट को पता था, और विश्व भर में किसी को नहीं पता था कि कोरोना किस तरह की महामारी है। लेकिन जब वेव 1 खत्म हुई, खत्म से मेरा मतलब ये है कि जब केस कम होने लगे, तब सरकार की सबसे बड़ी गलती हमारे हेल्थ मिनिस्टर की या हमारी जो प्रशासन है उसकी ये रही, इन्होंने कोरोना के अगेंस्ट वो बोल दिया कि हम जीत गए। इन्होंने जीत दर्ज कर दी कि हम कोरोना के अगेंस्ट जीत गए। वहां पे लोग अपना आके कॉम्प्लिसेंट हो गए और लोगों ने मास्क पहनना और इस तरह से पब्लिक गैदरिंग करना, ये सब शुरू कर दिया। पहली बात तो जो प्रधानमंत्री जी आके बोलते हैं उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। अगर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम कोरोना से जीत गए, तो इसका मतलब ये है कि कोरोना खत्म हो गया, देश की जनता ये मान के बैठ गई। दूसरी चीज, वेव 1 के बाद हमने वेव 2 की तैयारी बिल्कुल नहीं करी। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी ने बोला था कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी देश में। क्यों उसके बाद ऑक्सीजन जो 9000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर भेजी गई? क्यों उसके बाद देश में जो ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं वो नहीं लगाए गए? क्योंकि हमको 6 से 8 महीने लगे, 6 से 8 महीने मिले उसमें,
वे वन के बाद तैयारी करने के लिए, उसमें तैयारी नहीं करी गई। उसमें हमने वेंटिलेटर्स अरेंज नहीं करे, उसमें हमने आईसीयू बेड्स अरेंज नहीं करे, उसमें हमने जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, मेडिसिन है, वो अरेंज नहीं कर पाए। तो ये सारी जो कमियां हैं, अगर आलोक जी कह रहे हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगाया गया है, तो उसमें केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन सब चीजों को मुहैया करवाए लोगों को। वो स्टेट गवर्नमेंट पे ये क्लेम नहीं डाल सकती कि आपने नहीं किया। महामारी में यही होता है, बिल्कुल। सीके ठाकुर जी, मैं रुख आपका करना चाहूंगा, अब ये मुद्दे पे लेना चाहूंगा, आऊंगा वत्स साहब आपके पास भी। क्या लगता है कि अगर हम पहली लहर के बाद जब दूसरी लहर आने के संकेत मिल रहे थे, जब दूसरी दुनिया में, बाकी दुनिया में हम देख रहे थे, बाकी देशों में कि दूसरी लहर किस तरीके से बढ़ रही है, वहां ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लोगों के पास दवाइयों की कमी हो रही है, बेड की कमी हो रही है, अगर हम तैयारी अच्छी करते दूसरी लहर की तो इतना नुकसान ना होता, आज हालात ऐसे पैदा ना होते? जी बिल्कुल। जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मंत्रालय है जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ओवर कॉन्फिडेंट था कि कोरोना बिल्कुल खत्म हो गया, अब हम इलेक्शन में जाएं, हम लाखों की भीड़ लगाएं, तो ये सब तो समझिए कि बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात थी। हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। दुनिया के दूसरे हिस्से में लोग मर रहे हैं वेव से, और हम लोग बेफिक्र होकर के अपना मीटिंग कर रहे हैं, अपना रैली कर रहे हैं। ये सब बिल्कुल ही हम लोग जो है बेतुकी बात कर रहे थे। निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय केंद्र का और माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा कि कोरोना अब खत्म हो गया, उसकी वजह से लोग जो है निर्भीक हो गए, बिना मास्क के सड़कों पे चलने लगे, सब जगह भीड़ लगाने लगे। तो ये तो समझिए कि केंद्र सरकार की सरासर गलती है। ठीक है जितेंद्र जी। ठीक है, आलोक वत्स जी, दोनों ने अपनी बात कही और कहीं ना कहीं ये बात तमाम जो सियासी पंडित हैं, तमाम जो लोग हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि अगर हम पहली लहर के बाद सावधान हो जाते तो देश की स्थिति आज इतनी ना बिगड़ती। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के वक्तव्य के कारण लोग कंप्लेसेंट हो गए। अरे यहाँ के लोग ही सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अभी कल मैंने कानपुर की एक तस्वीर देखी, वहां पर हजारों की भीड़ में लोग कूद रहे हैं। आप बाजार में जाइए, चांदनी चौक, आप बाजार में जाइए, जो दिल्ली के बाजार है, वहां पर लोग बिल्कुल लापरवाह की तरह घूम रहे हैं। उनको कौन बोल रहा है? वो प्रधानमंत्री मोदी जी उनको बोल रहे हैं कि तुम इस तरीके से घूमो। हम बाय नेचर लोग के अगेंस्ट जाने वाले लोग हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है कि हम अपने को पूरा अपने में अंदर वो नियंत्रित नहीं ला पाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में अभी त्यागी जी ने कहा कि लाखों की भीड़ जुटा रहे थे। इसका मतलब आपको लोकतंत्र की पर विश्वास नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने चुनाव कराया या चुनाव आयोग ने कराया? आप क्यों उसमें पार्टिसिपेट किए? राजीव गांधी के रैली में 5,000 आदमी आते थे, नरेंद्र मोदी के रैली में 1.5 लाख आदमी आते थे। तो यह कंपैरिजन उनके पॉपुलैरिटी के कारण है, उनके अंदर लोगों के विश्वास के कारण है, उनकी कार्य क्षमता के कारण है। उन्होंने देश को सही दिशा में ले जाने का काम किया है, इस पर लोग उनके प्रति। तो आप क्यों नहीं बाइकआउट कर दिया इलेक्शन को? आप भी तो चुनाव लड़के मिले और शून्य पे आउट हो गए। नहीं, बहुत अच्छी बात सर आपने कही। नहीं वत्स साहब, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक बात ये बता दीजिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। बहुत ऐतिहासिक रैलियां हुई, बहुत बड़ी रैलियां हुई, बहुत बड़ी रैलियां हुई, ये क्षमता थी आपकी, लेकिन कोरोना कितना रैलियों से फैला, रैलियों से कितना कोरोना फैला? ठीक है, मैं ये मानता हूं कि हम लोगों ने जिस तरीके से सोचा था कि इस तरीके का ये व्यापक रूप नहीं पकड़ेगा, उस समय हमने थोड़े वैक्सीन और ऑक्सीजन को बाहर भेजा, लेकिन उसके बाद तुरंत हमने बंद कर दिया। ये किसको पता था कि इस तरीके का ये महामारी ले लेगा? आऊंगा किसी को नहीं मालूम था। लेकिन वत्स साहब, जो आप कह रहे हैं, देखिए, देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है, देश की सरकारों की ये जिम्मेदारी है। आप लोगों को जिस तरीके की बातें कह रहे हैं, उससे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। आपने कहा कि कानपुर में इस तरह की स्थिति है, हमने आज की तस्वीरें दिखाई, हरिद्वार की, मुरादाबाद की, गढ़मुक्तेश्वर की, हापुड़ की, हमने वो तस्वीरें आज दिखाई कि गंगा के आसपास किस तरह की स्थिति है। आज बहुत बड़ा दिन है, लेकिन लोगों को सावधान होने की जरूरत है। क्या देश के प्रधानमंत्री खुद को नहीं कम से कम संभाल सकते थे? कम से कम खुद को संभाल सकते थे। देश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। सीके ठाकुर जी, आपका रुख करना चाहूंगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, आप रैलियों का जिक्र कर रहे हैं, क्या कांग्रेस ने कौन सा बॉयकॉट किया था? वो भी रैलियां कर रही थी, वो बगैर मास्क के घूम रहे हैं। ठीक है वत्स साहब, रुक जाइए, अभी आऊंगा। सीके ठाकुर जी, चाहता हूँ कि दो लॉकडाउन लगा था। हाँ, क्या कोई आदमी घर से बाहर निकला? जी, मजदूर मर गए रोड पे,
और प्रधानमंत्री जी के बाद में हमने तालियां बजाई, थालियां बजाई, हमने दीप जलाया। प्रधानमंत्री बाद में कहते हैं कि कोरोना को मैंने हरा दिया। ये उनकी भाषा है, आपने दिखाया और चैनल ने दिखाया। तो प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट थे, लेकिन क्या इनके खुफिया, इनके लोग और जो मेडिकल के टीम था, इनको इंस्ट्रक्ट किया था, तो बार बार कह रहे थे कि मैंने इनको आगाह किया था कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी। तो जब प्रधानमंत्री जी हमारे इस देश के हैं और ये फिर कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन एक अलग एजेंसी है, उसका अपना काम था चुनाव कराना, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज तो सुप्रीम कोर्ट के ही चैलेंज करवा रहे हैं कि पार्लियामेंट से सब कुछ पास होता है, तो फिर पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानने के लिए हम तैयार रहेंगे। तो एक जब इनकी बारी आती है तो ये बिल्कुल ही कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ही अननोन है, हम कुछ जानते ही नहीं है। और जब जनता की बारी आती है तो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ टाइट कर सकता हूँ। तो प्रधानमंत्री जी के कहने पर ही देश की जनता चलती है, देश के लोग चलते हैं। प्रधानमंत्री को बहुत लोग अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब रैली में जाएंगे, जब मजबूरी होगी तो दूसरे दल के लोग तो जाएंगे ही वहां पर। तो प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से जिम्मेवार है। प्रधानमंत्री जी अबोध हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ, वो अबोध हैं। उनको यह ज्ञान रखना चाहिए कि मैं एक प्रधानमंत्री के पद पर हूँ। उनको वर्चुअल रैली करवाना चाहिए था, करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन कुछ भी बोल दे, चुनाव कराओ, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग में कराओ, लेकिन वर्चुअल रैली होगा, वर्चुअल रूप से तुम इस काम को कर सकते हो। तो प्रधानमंत्री जी तो अपने कूद के वहां बंगाल के चुनाव में जा रहे थे, तो आप ये फिर कहेंगे कि राहुल जी जा रहे थे वहां पे, ममता जी जा रही थी। अरे उसकी मजबूरी हो जाएगी जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने बाद में ये फैसला लिया कि वो राजनीतिक रैलियां नहीं करेंगे। उसके बाद फिर तमाम बाकी दलों पर भी दबाव पड़ा और इसके बाद फिर बीजेपी ने भी इसको लेकर बात कही। लेकिन कांग्रेस कम से कम चुनाव आयोग से ये कहती कि अभी नहीं होना चाहिए, स्थिति अच्छी नहीं है, लोगों की जान जा सकती है। और यह शुरुआत में ये कहते थे कि हम कम से कम रैलियां जो करेंगे वो वर्चुअल रैली करेंगे। कांग्रेस तो कम से कम ये अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन दे सकती थी। उन्होंने मना किया था, राहुल जी ने कहा था, आपको पता होगा, याद है हमें, मुझे याद है सर। राहुल जी ने कहा था। फिर बाद में उन्होंने देखा कि स्थिति खराब हो रही है, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे रैली नहीं करना है, देश हित में मुझे रैली नहीं करना है। तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी भी चेते। आपको याद होगा कि जब पूरे इंटरनेशनल फ्लाइट को हमने रद्द करना शुरू किया, उसके पहले उन्होंने कहा था कि रद्द किया जाए, जिस समय की अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदू जी मजाक उड़ाया गया तो उस टाइम पे राहुल गांधी को उन बयानों का। राहुल जी का मजाक उड़ाया गया था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारे मित्र, भारतीय जनता पार्टी हमारे सभी साथी हर चीज को मजाक में लेते हैं, ऐसा नहीं है। देश का एक गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, उसकी बुद्धि भी काम आ सकती है, वो लोग मजाक में न लें। अगली बार देखिए अब क्या करते हैं, जनता की सरकार बनने की, और हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ईशान त्यागी जी, मैं रुक करूंगा आपका, लेकिन उससे पहले आलोक बत्सी जवाब देना चाह रहे हैं जी। मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाह रहा हूं जी कि ये कांग्रेस को अगर इतना ही बुरा लग रहा था वेस्ट बंगाल का चुनाव, तो इन्होंने बायकॉट क्यों नहीं किया? इन्होंने देश से अपील क्यों नहीं किया कि भाई ये समय नहीं है चुनाव कराने का, हम चुनाव में नहीं जाएंगे? ये तो गठबंधन कर रहे थे और चुनाव में गए तो इनके रैलियों में लोग नहीं आ रहे थे। उससे ये नाराज होकर प्रधानमंत्री की रैली पर उंगली उठाने लगे। कोई तो आदर्श स्थापित करते कि हाँ भाई हमने त्याग दिया, हम नहीं जाएंगे इलेक्शन में, तब मैं मानता इनकी बात, सिर आंखों पर रखता है इनके वक्तव्य। अच्छा आलोक बत्सी, मुझे ये बताइए कि आदत है, मुझे जब ये गेम लूज करेंगे तो दूसरे को ब्लेम कर देंगे। हाँ तो ये बताएं सर, सबसे पहले रैली करने से इनकार किसने किया था? गुजरात को चीफ मिनिस्टर के रूप में गुजरात को सरफेस राज की लाकर खड़ा कर दिया। अब देश को भी आगे बढ़ाने के लिए कितनी एम्स खोली हमने, कितनी रोडवेज बनाई हमने, कितने वो सब बहुत, उसके लिए शुभकामनाएं और आभारी है जनता आपकी अगर आपने ऐसा किया तो। लेकिन आलोक वत्स साहब, एक सवाल छोटा सा, सबसे पहले पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान, उस दौरान जो भी चुनाव चल रहे थे 5 राज्यों के अंदर, सबसे पहले रैलियों को रद्द करने वाला नेता कौन था? रैलियों को रद्द किया उन्होंने जब उनकी रैली में कोई आ ही नहीं रहा। देखिए यही तो बात है सारी। उन्होंने इलेक्शन में, ऐसा नहीं है, मैं मानता इलेक्शन से विड्रॉ कर जाते तब मैं मानता कि यस ही इज नॉट फॉर इट। चलिए ठीक, आपका ये पॉइंट भी मैं बड़ा कर रहा हूं। ईशान त्यागी जी का रुख करता हूं। ईशान त्यागी जी, विपक्ष अगर इतना बड़ा दिल दिखा सकता है, इतना बड़ा रिस्क ले सकता है, चाहे रैली में लोग आ रहे हो या ना आ रहे हो, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भाई मैं कम से कम नहीं जाऊंगा,
मैं रैली नहीं करूंगा। इस तरह की हालात जो लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं और उम्मीद करता हूं बाकी लोग भी ऐसा करें। अगर शुरुआत में यह हो जाता, विपक्ष के साथ साथ सरकार के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल करते, तो देश की हालत इतनी बुरी ना होती। और सिर्फ वहां तक नहीं, उत्तर प्रदेश में देखिए स्थिति क्या हुई, आपने देखा महाकुंभ में क्या हुआ। आलोक जी, सॉरी माफ कीजिएगा मोहित जी, देखिए आपने पहली बात बोली कि जो विपक्ष की रैलियों में लोग नहीं आ रहे थे, और आलोक जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी की रैलियों में लोग आ रहे थे। तो अगर प्रधानमंत्री जी की रैली में लोग आ रहे थे वेस्ट बंगाल में या बंगाल के चुनाव में, तो उनकी सरकार क्यों नहीं बनी वहां पे? पहली बात तो ये है, क्यों वो इतनी बुरी तरह से हारे। चलिए मान लीजिए, मैं ये तो एक मजाक में कटा चीज है। प्रधानमंत्री जी देखिए सबसे बड़े व्यक्ति हैं पूरे देश में, तो उनकी बात को बहुत गंभीरता से सुना जाता है, और उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता होने से ज्यादा वो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर वो ये बात बोलेंगे कि मुझे लाखों लोग दिख रहे हैं दूर दूर तक, तो ये सबसे गंभीरता का विषय है और सबसे चिंता का विषय है कि अगर प्रधानमंत्री ही भीड़ इकट्ठी कर लेगा एक ऐसे समय में जब हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, जब हमें मास्क पहनने हैं, तो बाकी व्यक्ति जो हैं, जो बाकी पार्टियां हैं या बाकी जो अन्य जो आपके आम जनमानस है, उसमें क्या मैसेज जाता है प्रधानमंत्री जी की? देखिए एक एक शब्द पे फोकस किया जाता है। अगर वो ये बोल रहे हैं कि हमने कोरोना का एंड गेम कर दिया है, इसका मतलब ये है कि कोरोना से हम जीत गए हैं, नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे आपने बोली कुंभ की। देखिए मैं एक हिंदू हूँ, मेरा बड़ा मन था कुंभ मेले में जाने का, इस बार स्नान करने का, पहले स्नान में। लेकिन देखिए मैं शाही स्नान में इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि देखिए कोरोना था और मुझे पता था कि कोरोना है, इसलिए मैं वहां पे भीड़ इकट्ठी ना हो, तो इसलिए मैं नहीं गया। क्या जब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रशासन उनका है, क्या वो प्रशासन से बोल के ये नहीं करवा सकते थे कि इस बार कुंभ का स्नान नहीं होगा? कुंभ तो 2022 में था, 2021 में कर दिया गया। क्या 2022 में कुंभ अगर हो जाता तो कोई दिक्कत थी? अगर वहां पे 40 लाख लोग इकट्ठे हुए तो वो गलत था। एक बार मैं अभी आपको यूपी का एक इंसिडेंस बताता हूँ, फिर ये बोलेंगे कि नहीं जी हम एंटी हिंदू हैं और ये सब है। इसके लिए मैं यूपी का भी बता देता हूँ। एक मुस्लिम क्लेरिक हैं, मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं, उनकी मृत्यु हुई, उसमें उसमें हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई, तो वो भी गलत था। क्या वहाँ पे नहीं, क्या वहाँ पे जो है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? क्या प्रशासन से बोल के ये नहीं रुकवाया जा सकता था? तीसरी चीज देखिए, आलोक जी ने अपने पिछले वक्तव्य में बोला कि हम यूएस और यूके से अपना तुलना नहीं करेंगे, तो आलोक जी क्या बांग्लादेश से करें? बांग्लादेश भी आपको बांग्लादेश तो बहुत ग्रोथ कर रहा है सर, बांग्लादेश तो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। आप बांग्लादेश देश की ग्रोथ देखिए, वहाँ डेवलपमेंट देखिए, अपने यहाँ देखिए। क्या हम अफ्रीकी देशों से तुलना करें अपनी? हम अपनी देश की तुलना सर्वश्रेष्ठ देशों से करेंगे सिर्फ। अगर हम बोलते हैं कि चौथी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, तो हम यूएस से भी अपनी तुलना करेंगे और यूके से भी करेंगे। अगर आप पाकिस्तान से तुलना करना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान से ही तुलना करते रहिए हमारे देश की। ठीक है आलोक बच्ची, उनकी बातों का जवाब भी, लेकिन सर हम अंतिम पड़ाव में हैं और मैं आपके पास अब समाधान को लेकर भी विचार, आखिरकार सरकार क्या कर रही है उस पर भी आ रहा हूँ। नहीं, मैं ठाकुर जी से यही पूछना चाहूंगा, क्या मैंने जो कहा मेरे साथ कंपेयर मत कीजिए जी, आप गलत मूल्यांकन कर रहे हैं जी। आपको अच्छी तरीके से मालूम है वहाँ के हॉस्पिटल किस लेवल पे है, वहाँ की व्यवस्था किस लेवल पे है, हमारी व्यवस्था किस लेवल पे है, कांग्रेस के राज में वो व्यवस्था किस लेवल पे थी और आज मोदी के राज में वो व्यवस्था किस लेवल पे आके खड़ी हुई है। इन बातों का क्यों नहीं आप संदर्भ लेते हैं? मैंने ये नहीं कहा कि डोंट कंपेयर, प्लीज कंपेयर, बट कंपेयर विथ रियलिटीज, वेयर दे स्टूड एंड वेयर वी स्टूड। हम कहां खड़े थे, वो कहां खड़े थे, और जब उसके बावजूद क्या 3.5 लाख मौतें हुई, उस मुकाबले में तो हमारे यहाँ उस तरीके से नहीं हो रहा था। ठीक है, हम मानते हैं कि वो एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट जो गया उस नहीं जो एक्सपोर्ट हुआ, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, जो एक्सपोर्ट हुआ हमने नहीं समझा था कि इस तरीके का वातावरण होगा, लेकिन उसके कारण ही तो ये सारी मौतें नहीं हो रही थी। कमियां थी, कमियों को दूर करने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा था, लगातार उस पर किया और लाके कंट्रोल करके दिखा दिया। 4 लाख से ऊपर भाग रही थी डेली, आज कितनी है? इसके पीछे अगर लोगों ने काम नहीं किया है, अगर हेल्थ वर्कर्स ने काम नहीं किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम नहीं किया है, वैक्सीन ने काम नहीं किया है, ऑक्सीजन नहीं दिया गया है, तो ऐसे ही नीचे स्तर पर आ गया है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इन सब काम करने के बावजूद आप उंगली उठा रहे हैं प्रधानमंत्री पर। मेरे को टाइम दीजिए। आप नहीं, ईशान जी मैं टाइम दूंगा, ईशान जी टाइम दूंगा मैं।
अब देखिए, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने बहुत सारी तमाम चीजें गिना दी आपने, लेकिन ये जो मौतें हुई हैं 3,58,000, और ये तो वो मौतें हैं जिनको सरकार मान रही है, और इसके अलावा जो बाकी की मौतें हुई हैं, जिनके जो मृत्यु प्रमाण पत्र बने हैं, या जिनकी बाकी एजेंसी जो कह रही है, दावा कर रही हैं 10 लाख से ऊपर, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग और भी दावा कर रहे हैं, मैं उन पर नहीं जा रहा। जो अभी डेथ हुई है, इनको, इनकी जिम्मेदारी आखिरकार किनकी है फिर, अगर इतना ही काम किया था तो? मैं एक चीज बताना चाहता हूं जी, कि अगर मौत किसी की कैंसर से हो रही है, किसी की हार्ट अटैक से हो रही है, किसी की सिरोसिस ऑफ लिवर से हो रही है, तो क्या उसको मुआवजा नहीं मिलना चाहिए अगर उसका परिवार अनाथ हो गया है? तो कोविड को एक स्पेशल केस बनाना है। हम कोविड वाले को, सबको, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उनको हम राशन मुहैया करा रहे हैं, उनको हम अडॉप्शन के लिए, आप तो मना कर रहे हैं सर, कार्रवाई कर रही है सरकार। आप तो मना कर रहे हैं कि हम नहीं फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, आप क्यों डिफरेंशिएट करते हैं कि किसी के हार्ट अटैक से मौत हुई है, उसका परिवार रोड पे आ गया, उसको क्यों नहीं कंपनसेशन दिया जाए? चलिए, अच्छी बात है, उनको भी बताइए मुझे, कम से कम कोरोना वाले लोगों को तो, अगर किसी की डायबिटीज से मौत हो जाती है, उसका परिवार अनाथ हो जाता है, उसको कंपनसेशन क्यों नहीं दिया जाए? चलिए ठीक है जी, ईशान जी अपना कमेंट पूरा करें। नाम भी बता दीजिए कि जिन लोगों की हार्ट अटैक से, किसी भी चीज से, एक से मृत्यु हो रही है, क्या आप उनको कंपनसेशन देंगे? क्या आप बता दीजिए, हाँ या ना बोल दीजिए आप। नहीं, आप ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हैं। आने वाले समय में मेरे को समझ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश इतना सशक्त और मजबूत खड़ा होगा, ये सारी सुविधाएं दी जाएगी और आपको उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, बिल्कुल दी जानी चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है वो करना, चलाने में आपकी जिम्मेदारी है वो करना, आपकी जिम्मेदारी है। आपके देश पे या हमारे पे, मेरे पे या आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं कोई भी सरकार, आपकी जिम्मेदारी है वो काम करना। मैं आपकी जिम्मेदारी बता रहा हूँ कि जो आपने जिम्मेदारी है, जो आपने जिम्मेदारी नहीं निभाई वो निभा रहा है। जो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं उससे हम आपकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन आपने जो जिम्मेदारियां नहीं निभाई, अगर देश में ऑक्सीजन की कमी थी तो मान लीजिए उंगली उठाने की बात थी। अगर हमने कांग्रेस प्रवक्ता को कोई बोलने का मौका ही नहीं दिया। कांग्रेस प्रवक्ता तो 7 साल पहले बाहर हो गए ना सत्ता से, कांग्रेस तो 7 साल पहले बाहर हो गई सत्ता से, तो हम आपसे सवाल पूछेंगे ना 7 साल में, क्योंकि आप बड़े बड़े वादे लेकर आए थे, आप इतने बड़े बड़े वादों में पिटारा लेकर आए थे, तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। और कांग्रेस प्रवक्ता बोले मैंने कब मना किए, मोदी जी उनको बुलवाएंगे, उन्होंने आके अपना, आपने क्या बोलेगा वो उनकी खुद की चॉइस है, इसमें मैं किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा हूं। लेकिन वत्स साहब, एक बात, मेरे बहुत छोटी सी बात थी कि इतने लोगों की जान चली गई, और इसमें तमाम सरकारों ने यह माना कि वहां पर कमी जो रही वो सीधे तौर पर ऑक्सीजन की रही, वहां रेमडेसिविर लोगों को नहीं मिला, वहां लोगों को बेड नहीं मिला। और ये जो गांव है, अभी तो गांव का मैं रुक ही नहीं कर रहा, गांव में तो इतने बुरे हालात थे कि एक दिन के अंदर 6-6, 7-7 लोगों की जान जा रही थी। ये हकीकत है, ये तस्वीरें गांव के किसी भी शख्स से आप अगर फोन करोगे और उनसे पूछोगे आज से महीने भर पहले क्या स्थिति वहां की थी, वो आपको बयां करके बता देगा जी। तो ये तमाम चीजों की जिम्मेदारी मुझे गांव के हालात मालूम है जी। कभी आईना दिखा देता गांव में, बता दीजिए गाँव फल फूल रहे हैं क्या? गांव फल फूल रहे हैं आलोक जी? क्या गांव में बिल्कुल कोरोना नहीं है? गांव के हालात शहरों के मुकाबले। ठीक है शान जी, सी के ठाकुर जी, आलोक जी, आप तीनों को रोक रहा हूं मैं सुनिए नहीं, ठीक है। अब अच्छा, समाधान पर आते हैं। आलोक वत्स जी, समाधान पर आते हैं। सरकार क्या विचार कर रही है कि लोगों की मदद हो, और तीसरी लहर के लेकर क्या कदम उठा रही है? कम शब्दों में सर, अंतिम चरण में हम है सर। लोग उतना मास्क लगा के नहीं घूम रहे क्योंकि उनको दिखाई पड़ रहा है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है। अरे लोग मास्क इसलिए लगा के नहीं घूम रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार और आपके प्रशासन ने यह अवेयरनेस नहीं फैलाई कि मास्क लगाने से आपकी जान बचेगी। नहीं घूम रहे हैं मास्क लगा के। नहीं, ठीक है शान जी, ठीक है। सी के ठाकुर जी, रुख में आपका करना चाहूंगा, सरकार को सुझाव क्या देंगे आप कि सरकार को ये कदम उठाने की जरूरत है, कम से कम अब स्थिति आने वाले जो समय में और ना बिगड़े? बताया जा रहा है सबको निश्चित रूप से करना चाहिए। एक मिनट, आपसे सर, हम समाधान पर पहुंच रहे हैं, अंतिम चरण में हर चीज में प्रशासन ही डंडे मारे आपको।
देखिए अनुभवी व्यक्ति आप देखिए एक बार जिम्मेदारी से आलोक जी लोगों की सरकार ठीक है तीनों की जिम्मेदारी है। सीके ठाकुर जी को भी बोलने दीजिए, उनको मौका मिलने दीजिए। सीके ठाकुर जी को आपने तो दोनों ने कांग्रेस को दबा के रख दिया है। सीके ठाकुर जी, सीके ठाकुर, ठीक है आलोक जी, ठीक है ठीक है ठाकुर जी, सरकार को क्या कदम उठाने की जरूरत है? सिर्फ सीके ठाकुर जी। मंत्री से आग्रह करता हूं कि कोरोना की जो तीसरी लहर की बात कर रही है उसमें सावधानी बरतें। हमारे जो झारखंड के सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर लिया है कि जो भी बाधाएं आएगी उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसको दूर करेंगे। और प्रधानमंत्री जी से मैं फिर आग्रह करूंगा कि ये जो 1600 करोड़ रुपए की बात आ रही है उसको निश्चित रूप से किसी काम को हल्का सा रोक करके करेंगे। पैसे आते रहेंगे जीएसटी के मत से, अन्य मत से, लेकिन इन गरीबों को जिनकी मौतें हुई है, जिनके परिवार को मिलना चाहिए पैसे, तो देना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आग्रह करूंगा कि वो पैसे जरूर उपलब्ध कराएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ईशान त्यागी जी, अंतिम कमेंट के रूप में सरकार को क्या सुझाव देंगे? देखिए मोहित जी, 6 से 8 हफ्ते अगर हम मान रहे हैं कि 6 से 8 हफ्ते बाद तीसरी वेव आएगी, तो सरकार सबसे पहले तो जो टेम्पररी कोविड सेंटर्स हैं उनको सेटअप करने में एकदम जुट जाए कि एक एक टेम्पररी कोविड सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बड़े से बड़े टेम्पररी कोविड सेंटर्स बनाएं। दूसरी बात गांव की मैं करूंगा, गांव में जाके सरकार कि जो डॉक्टर्स हैं वहाँ के, जो देखिए हर गांव में एक वेटरनरी डॉक्टर जरूर होता है, पशुओं का डॉक्टर होता है जिसको कम से कम इंजेक्शन लगाना और दवाई देना आता है। उनको जाके ट्रेनिंग दे और उनसे जाके सीखे, मतलब जो बाहर के जो साइंटिस्ट हैं हमारे, उनसे जाके सीखे और उनको ट्रेनिंग दे कि कैसे हम गांव में जो एक कोविड सेंटर है उसको चला सकते हैं और कैसे हम गांव के लोगों की सेवा कर सकते हैं। तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी तक हमारा डिले हो रहा है, अभी तक चल नहीं रहा है, जिसको बोला जा रहा है कल से वो चलेगा, तो देखते हैं वो कितनी तेज चलेगा। और सबसे जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीनेट, डबल डोज, ये नहीं कि एक डोज को आप बोल रहे कि हमने 30 करोड़ लोगों को एक डोज लगा दिए, डबल डोज लगाने का काम करें और जल्दी से जल्दी काम करें सरकार। आलोक वत्स जी, सरकार क्या कदम उठा रही है, किस तरीके से आश्वस्त आप जनता को करेंगे कि मुसीबत अब खत्म होंगी, बढ़ेंगे नहीं? आर्थिक पैकेज लोगों को देना चाहिए, जरूर डालेंगे तो देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। ठीक है वत्स साहब, बातें ठाकुर जी ने कही है उस सब पर कार्रवाई हो रही है। अब मैं गांव में गया हूं, गांव में बहुत से लोग ट्रेंड हो गए हैं सुई देने के लिए, और शहरों में प्रॉब्लम है, लाइन लगानी पड़ती है। गांव में आसानी से जाके वैक्सीन, मेरा ड्राइवर गया यहाँ पर 3 दिन तक घूम के आया, उसको वैक्सीन नहीं लगा, गांव गया उसी दिन वैक्सीन लगवा लिया उसने। तो गांव में सुविधाएं बढ़ा दी है हमने वहां पे ट्रेंड वर्कर्स पैदा किए हैं और भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, लेकिन इन चीजों में थोड़ा समय लगता है। आर्थिक मदद पर हम सरकार कोविड विचार सेंटर करेगी भी वहां बना रहे हैं जगह जगह पर, जिससे कि आने वाले समय में अगर ये तूफान आर्थिक खड़ा मदद हो पर विचार तो करेगी उसको हम सरकार जितना थाम सके थाम लेंगे। और आर्थिक पैकेज राहत के रूप में हम उनको राशन मुहैया करा रहे हैं, उनको अन्य सुविधाएं दे रहे हैं। अभी जब मैंने जैसे आपसे पूछा कि अगर कोविड के आदमी को मुआवजा दिया गया और कल कोई कोर्ट में चला जाए कि मेरा आदमी मर गया हार्ट अटैक से और उसको भी मुआवजा की बात आ गई, तो ये सरकार मुआवजा में ही खत्म हो जाएगी। अलग है सर, ये महामारी अलग है, बात ना करें। लेकिन आप तीनों का सर बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, उसके लिए तहे दिल से आप तीनों का शुक्रिया। लेकिन जो हालात देश में इस वक्त हैं, उन लोगों के विशेष तौर पर जिनके 3,58,000 लोगों के सदस्य कोरोना की भेंट चढ़ गए, उनके परिवार चिंतित हैं क्योंकि उन लोगों को आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि कल कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाती है। लगातार खबरों के लिए देखते रहे एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।
मौत मामले पर मुआवजे को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हल्फनामा, कहा मौत के बाद परिजनों को नहीं दे सकते 4 लाख मुआवजा। भारत में कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, मामलों में आई गिरावट, देश में 58,419 नए केस, 1,576 मरीजों की गई जांच। पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार को लगाई फटकार, कहा लोगों को मृत्यु के आंकड़े जानने का हक, आंकड़ों के बारे में जानना नागरिकों का मौलिक अधिकार। उत्तराखंड में बारिश ने बढ़ाई टेंशन, खतरे के निशान के ऊपर नदियां, शारदा नदी का पानी भी खतरे के निशान के पास।